नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे भाषा के मूल रूप कितने होते हैं। भाषा के जो रूप हैं वो हमने 3 बताए थे। वो 3 रूप कौन से? एक तो बोली थी, दूसरी उपभाषा और तीसरी राजभाषा या राष्ट्रभाषा। जो बोली है वो बोली क्या होती है? किसी क्षेत्र विशेष में हम जो कुछ भी अभिव्यक्त करते हैं, क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है उसे बोली कहते हैं। अर्थात जब कोई भाषा किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जिसका क्षेत्र सीमित होता है, उसे उस क्षेत्र की बोली कहते हैं। अब जब भाषा का रूप कैसा हो जाता है? बोली से बड़ा हो जाता है और राजभाषा से कम होता है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं बोली और भाषा के बीच की जो स्थिति है उसे उपभाषा कहते हैं। और जब कोई भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, अर्थात जब कई उपभाषाएं मिलकर किसका निर्माण कर दें? एक भाषा का, वह उस राज्य की राजभाषा या राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो जो बोली होती है उसका क्षेत्र सीमित होता है। कई बोलियां मिलकर उपभाषा का निर्माण करती हैं और उपभाषाएं मिलकर भाषा का निर्माण करती हैं, या राजभाषा या राष्ट्रभाषा का। जैसे मैं पिछली कक्षा में आपको बता चुका था कि जैसे विभिन्न प्रकार की बोलियां मिलकर किसका निर्माण कर रही थी? उपभाषा का। उपभाषाएं मिलकर किसका निर्माण कर रही थी? भाषा का। भाषा में जैसे हमने कहा हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा की हमने 5 उपभाषाएं पढ़ी थी। 5 उपभाषाओं में एक पश्चिमी हिंदी, एक पूर्वी हिंदी, एक राजस्थानी हिंदी, एक बिहारी हिंदी, एक पहाड़ी हिंदी और एक हमने कौन सी पढ़ी थी? पंजाबी हिंदी। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिए थे? भेद कर दिए थे। विभिन्न प्रकार के इसके उपभाषाओं को हमने बांट दिया था। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये इसकी क्या है? उपभाषाएं हैं। किसकी? हिंदी की। ठीक है ना? तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो 5 उपभाषाएं, और ये 5 उपभाषाएं एक निर्माण कर रही हैं एक भाषा का, वो है हिंदी भाषा। तो विभिन्न प्रकार की बोलियों से मिलकर उपभाषा बनती है, उपभाषाओं से मिलकर भाषा बनती है। तो हम जो चर्चा कर रहे थे पिछली कक्षा में वो किसकी कर रहे थे? उपभाषा की। तो हम उसी के आगे पढ़ेंगे उपभाषाएं एवं उनकी बोलियां। उपभाषाएं एवं उनकी बोलियां। कौन कौन सी उपभाषा में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, ये अब हम चर्चा करेंगे विस्तार से। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले लिखा मैंने पश्चिमी हिंदी। अभी ये जो पश्चिमी हिंदी है, इसकी कौन कौन सी प्रमुख बोलियां हैं वो हमें यहां लिखनी है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए जो पश्चिमी हिंदी है इसका विकास किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? सौरसेनी से हुआ है। किससे हुआ है? सौरसेनी से हुआ है। तो देखिए, सौरसेनी से हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी बनी है? एक तो पश्चिमी हिंदी और एक राजस्थानी हिंदी। इनका निर्माण किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। अब देखो, पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है इसलिए पश्चिमी हिंदी। राजस्थान किस में आता है? पश्चिम में आता है। तो राजस्थानी भी किस में आएगी? पश्चिमी हिंदी में आएगी। तो पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी से हुआ है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बोलियां आती हैं। जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बोलियां आती हैं।
अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो जो पश्चिमी हिंदी है इसके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए ब्रज, ब्रज किसके अंतर्गत आती है, ब्रज की जो बोली है, ब्रज जो भाषा है। अब देखो हालांकि हम इनके पीछे भाषा लिख लेते हैं लेकिन ये बोली है। तो जैसे ब्रज भाषा है, ये क्या है, उपभाषा की क्या है, बोली है। तो ब्रज किसके अंतर्गत आएगी, इसी के अंतर्गत। तो ब्रज है, बांगरू है, ब्रज है, बांगरू है। बांगरू किसके अंतर्गत आएगी, इसी के अंतर्गत मानी जाती है। खड़ी बोली है, खड़ी बोली है, ये भी किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ब्रज भाषा, ब्रज है, बांगरू है, खड़ी बोली है, ये किसके हैं, ये किसके अंतर्गत आती हैं ये बोलियां, ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो इनका भी आपको क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे बुंदेलखंडी है, बुंदेलखंडी है, और कन्नौजी, बुंदेलखंडी और कन्नौजी। कन्नौज में बोले जाने के कारण इसको क्या नाम दे दिया, कौन सी बोली कहलाई, ये कन्नौजी कहलाई, इत्यादि। अब जैसे देखो हरियाणवी है, अब हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं, हरियाणवी को क्या कहते हैं, बांगरू भी कहते हैं। तो ब्रज है, बांगरू है, खड़ी बोली है, बुंदेलखंडी है और कन्नौजी, ये सब किसकी उपबोलियां, ये किसकी बोलियां हैं, ये किसकी बोलियां कहलाती हैं, उपभाषा। कौन सी उपभाषा की, पश्चिमी हिंदी की। तो विभिन्न उपभाषाएं एवं उनकी बोलियां। तो उपभाषाएं उनकी बोलियों में सबसे पहला हमने कौन सा लिखा, पश्चिमी हिंदी, जिसका निर्माण किससे हुआ है, सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, सौरसैनी से हुआ है। जिसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो बोलियां में ब्रज है, बांगरू है, खड़ी बोली है, बुंदेलखंडी है, कन्नौजी है, ये इसकी क्या है, बोलियां हैं। अब इसके बाद में दूसरा है, इसका जो दूसरी उपभाषा है वो कौन सी है, पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी क्या है, इसकी हिंदी की उपभाषा है। इसका भी निर्माण किससे हुआ है, इसका निर्माण हुआ है या इसका जो विकास हुआ है वो हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो इसका विकास अर्धमागधी, इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, अर्धमागधी से हुआ है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बोलियां आती हैं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बोलियां आती हैं। कौन कौन सी बोलियां आती हैं इसके अंतर्गत, समझना। जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बोलियां आती हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो देखो अवधि, जैसे यहां मैंने लिखा अवधि। अब ये अवधि कहां बोली जाती है, देखो मैंने जो पश्चिमी हिंदी लिखाया था, पश्चिमी हिंदी में मैंने आपको जो लिखाया था उसमें मैंने आपको बताया था ब्रज है, बांगरू है, खड़ी बोली है, बुंदेलखंडी है, कन्नौजी है। इसको बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बताया, लेकिन जो पूर्वी हिंदी है मैं इसको विस्तार से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपके क्षेत्र विशेष में बोली जाती है और यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये किस क्षेत्र में बोली जाती है, यहाँ कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, अब मैं साथ के साथ इसके क्षेत्र भी लिख रहा हूं जिसका आपको ध्यान रखना है। तो अवधि कहां है, किसके अंतर्गत आती है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी,
थोड़ा सा विस्तार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपके क्षेत्र में बोली जाती है और उत्तर प्रदेश की परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्थान से बहुत कम चांस होंगे, इसलिए वहां का आपको ध्यान नहीं रखना। मूल रूप से आपको जो ध्यान रखना है वो उत्तर प्रदेश की बोलियों का विषय ध्यान रखना है। तो देखिए जो अवधि है, अवधि रामायण अधिकांशतः रामायण में जो लिखा है वो अवधि भाषा में। रामायण किस भाषा में लिखी गई है? अवधि भाषा में। देखिए तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी और कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें और भी समझिए, जैसे सुल्तानपुर, उन्नाव, सुल्तानपुर के अलावा उन्नाव है, फतेहपुर है, फतेहपुर, हरदोई। अब ये आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे क्योंकि आपके क्षेत्र उत्तर प्रदेश में हैं ये सभी। तो यहां पर मैंने कहा उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, हरदोई, इसका सीतापुर, लखीमपुर, कई जगह इसको लक्ष्मीपुर भी बोल देते हैं, लखीमपुर होता है। तो हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, इसके अलावा फैजाबाद, लखीमपुर, फैजाबाद इत्यादि में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधि। अब अवध क्षेत्र होने के कारण अवधि भी कह देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के ये जो जिले हैं अर्थात ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है, वो कौन सी भाषा है? वो अवधि भाषा है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये किसका हो गया? पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी मूल रूप से किस में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग जो है वो किस में आता है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो ये तो इसकी उपबोलियां हो गई और ये पूर्वी हिंदी की क्या हो गई? उपभाषा। तो हम अभी उपभाषा एवं उनकी बोलियां पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद में आगे जो आती है वो अगला कौन सा है? उपभाषा में तीसरा जो भेद होगा वो कौन सा होगा? अब तीसरा हम जो भेद करेंगे वो कौन सा? अच्छा, अभी तो इसके अंतर्गत एक ही तो लिखी है हमने, अवधि। अवधि के अलावा और भी तो बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो भी लिखेंगे हम। तो अब तो लिखा हमने अवधि। अवधि भाषा के अलावा बघेली, और बघेली किस में बोली जाती है? बघेली जो बोली है वो किस में बोली जाती है? तो देखो ध्यान रखना, बघेली उत्तर प्रदेश के रीवा और मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। तो रीवा मध्य प्रदेश में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। तो ध्यान रखना, रीवा मध्य प्रदेश और इसके आसपास के उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में और बोली जाती है। कौन सी बोली? बघेली बोली। तो बघेली बोली अधिकांशतः कहां बोली जाती है? रीवा मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के कुछ छोटे मोटे भागों में भी बोली जाती है। बघेली के बाद में और कौन सी बोली बोली जाती है उसका भी ध्यान रखना है। तो बघेली के अलावा और है छत्तीसगढ़ी, जो कहां बोली जाती है? छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ में कहां? रायपुर में छत्तीसगढ़ी। और छत्तीसगढ़ी कहां बोली जाती है? रायपुर छत्तीसगढ़ में। कहां बोली जाती है? रायपुर छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ी कहां बोली जाती है? रायपुर छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से समझना, जो अवधि भाषा है इसमें मूल रूप से जो सबसे प्रसिद्ध रचना रची गई है वो रामचरितमानस। रामचरितमानस किस भाषा में रची गई है? रामचरितमानस की जो बोली है भाषा है वो क्या है? अवधि है। और मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है वो भी किस में रची गई है? अवधि भाषा में, जो प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो रामचरितमानस
और पद्मावत इस अवधी भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। इनका भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसको आप अच्छे से जानते होंगे, पूछ लेता है। कैसे पूछ लेता है कि जो अवधी भाषा है, अवधी भाषा में रचित प्रसिद्ध महाकाव्य हैं तो रामचरितमानस, और भी बहुत सारे हैं लेकिन मूल रूप सबसे प्रसिद्ध है वो रामचरितमानस। और रामचरितमानस आपको अच्छे से पता है तुलसीदास जी ने लिखी थी, और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था जिनकी भाषा अवधी थी। अब इसके बाद में पूर्वी हिंदी के बाद में कौन सी है, तीसरी कौन सी है? तो देखो इसका थोड़ा ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, हालांकि आपको वो मिल जाएंगे, फिर भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। राजस्थानी हिंदी की बात करेंगे अब, ठीक है ना, राजस्थानी हिंदी। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो कौन कौन सी बोलियां आती हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान प्रदेश में प्रयुक्त बोलियों के समूह को राजस्थानी हिंदी कहते हैं। अब इसकी राजस्थानी हिंदी की सबसे पहले इसका विकास किससे हुआ है? इसका विकास किससे हुआ है? सौर सैनी से ही हुआ है। इसका विकास सौर सैनी से हुआ है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बोलियां आती हैं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बोलियां आती हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं समझना ध्यान से। जैसे मारवाड़ी, सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कौन सी है? मारवाड़ी। अब मारवाड़ी मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। अब मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है। ये कौन सा क्षेत्र होता है? मारवाड़ क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तो मारवाड़ी के अंतर्गत आएंगे जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़ी किस में आती है? मारवाड़ी राजस्थान के पश्चिमी भाग, राजस्थान के पश्चिमी भाग मतलब जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर, ये किसके अंतर्गत आते हैं? राजस्थान के अंतर्गत, जैसलमेर। तो मारवाड़ी तो इनमें आ गई। अब इसके अलावा और समझिए, मारवाड़ी के अलावा मेवाती, ठीक है ना। तो ये मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है? मेवाती में कौन कौन से आ जाता है? हरियाणा से जो लगे हुए जिले हैं, जो हरियाणा से जिनकी सीमा मिलती है, वो मेवात क्षेत्र कहलाता है। अब मेवाती के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे अलवर है, भरतपुर है, और अलवर, भरतपुर और हरियाणा से संलग्न राजस्थान के जिले, जो हरियाणा से सटे हुए हैं, हरियाणा से संलग्न राजस्थान के जिले, जिनमें क्या बोली जाती है? अब मूल रूप से कौन से? हरियाणा से संलग्न राजस्थान के जिले। अब जिले भी कौन से? पूर्वी, संलग्न राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र लिख देता हूं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। का पूर्वी क्षेत्र,
यहां कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती बोली बोली जाती है। अब मेवाती के अलावा और कौन सी बोली है? जैसे मेवाड़ी। अब मेवाड़ी कहां बोली जाती है? मेवाड़ क्षेत्र में। अब मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत क्या आ जाता है? उदयपुर के आसपास। उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी बोली जाती है। मेवाड़ी बोली उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में। मैंने यहां लिखा ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी। अब ढूंढाड़ी कहां बोली जाती है? ढूंढाड़ क्षेत्र में। ढूंढाड़ क्षेत्र क्या कहलाता है? जयपुर, जिसको जयपुरी भी कह देते हैं। जयपुर, दौसा, बांदीकुई। जयपुर, दौसा, बांदीकुई के आसपास का क्षेत्र। तो जयपुर, दौसा, बांदीकुई के आसपास के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली जाती है। मेवाड़ी कहां बोली जाती है? उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में। मेवाती कहां बोली जाती है? अलवर, भरतपुर और हरियाणा से संलग्न राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, यहां मेवाती बोली जाती है। अब इसके अलावा और समझिए, हाड़ौती। हाड़ौती कहां बोली जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में। यहाँ की जो बोली है हाड़ौती, ये कहां बोली जाती है? हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती क्षेत्र में कौन सा आता है? हम जो हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं वो कौन सा आता है? हाड़ौती क्षेत्र। तो ध्यान रखना, कोटा है, बूंदी है, बारां है, ये किस में आ जाते हैं? हाड़ौती क्षेत्र में। तो कोटा, बूंदी, बारां के आसपास का क्षेत्र। तो कोटा, बूंदी, बारां के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती। अब इसके अलावा और भी समझिए, हाड़ौती। हाड़ौती के अलावा और भी होती हैं, जैसे मैंने कहा भीली। भील, जहां भील निवास करते हैं, भीली। अब भीली में कौन सा आ जाता है? उत्तर प्रदेश। भीली में देखो ध्यान से समझना, अब इस जो भीली है जहां भील निवास अधिक करते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र। इस क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? भीली। जहां भील निवास करते हैं इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? भीली दे दिया। अब जयपुरी, जयपुर राजस्थान, जिसको हमने ढूंढाड़ी भी कह देते हैं, इस वजह से इसका ध्यान रखना है। तो राजस्थान के पंजाब से मिलते हुए जिले में, राजस्थान के पंजाब से मिलते हुए जिले में, राजस्थान और पंजाब के, राजस्थान के पास पंजाब से मिलते हुए क्षेत्र में जो बोली जाती है वो जयपुरी है। इसका भी हमें ध्यान रखना है। मेवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, उज्जैन में, उज्जैन एक क्षेत्र है, मालवी, मालवी जो है इसका भी ध्यान रखना है। एक बोली कौन सी है? मालवी। मालवा, मध्य प्रदेश। मालवी, जो मालवी बोली है ये कहां बोली जाती है? मालवा प्रदेश, उज्जैन के आसपास के क्षेत्र में। तो ये उज्जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी बोली जाती है। तो मालवी कहां है? उज्जैन, मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में। मालव प्रदेश, हम किसको कहते हैं? मालव प्रदेश, उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालव प्रदेश कहलाता है। वहां बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? मालवी कहलाती है। तो ये इसकी क्या है? बोलियां हैं। किसकी बोलियां हैं ये? राजस्थानी हिंदी की। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं ये हम लिख चुके हैं, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। अब इसके अलावा
अगला है जो वो चौथा है, वो कौन सा होता है? चौथा जो इसका विध है वो है बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखना। अब पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि जो बिहारी हिंदी है ये कहां कहां बोली जाती है, ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है, समझना। तो सबसे पहले तो ये पता हो इसका विकास किससे हुआ है बिहारी हिंदी का, तो इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो देखो कंफ्यूज मत हो जाना, मागधी अपभ्रंश से हुआ है, इसका विकास किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। एक तो मागधी है, एक अर्ध मागधी है। मागधी से तो हुआ है किसका? बिहारी का। अर्ध मागधी से हुआ है पूर्वी हिंदी का। अब इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बोलियां आती हैं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बोलियां। देखो मैं चाहता तो आपको इनको ऐसे बोल के समझा देता और बता देता, लेकिन यहां से प्रश्न जरूर आता है परीक्षा में, इसलिए मुझे लिखाने पड़ रहे हैं और बड़े विस्तार से बताना पड़ रहा है। ध्यान रखना, निम्नलिखित बोलियां आती हैं। अब देखो बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए सबसे पहले इसमें मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, बिहारी हिंदी के सबसे पहले लिखा, देखो समझना। अब इस बिहारी हिंदी के भी 3 भाषाएं आती हैं। बिहारी हिंदी जो उपभाषा है, बिहारी क्या है इसकी? उपभाषा। बिहारी हिंदी तो हिंदी की क्या है? उपभाषा। इनके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो 3 श्रेणी कर दी जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो मैथिली, एक मगधी और एक भोजपुरी कह देते हैं। तो मगधी को ही मगही भी कह देते हैं। तो इसके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं? एक तो कौन सी आती है? मैथिली। एक तो कौन सी बोली आती है? मैथिली। दूसरी कौन सी आती है? मगधी। और इसी को मगधी को ही क्या कह देते हैं? मगही भी कह देते हैं। और जो तीसरी बोली आती है वो कौन सी है? भोजपुरी, जिसके लिए मैं आपको पहले कह चुका हूं भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली भोजपुरी होती है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो 3 मुख्य बोली हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो है मैथिली, दूसरी है मगधी जिसे मगही भी कह देते हैं, और भोजपुरी। अब इसमें भी इसके क्या कर दिए जाते हैं, ये किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। गंगा के उत्तर में दरभंगा के आसपास जो प्रचलित है वो कौन सी है? मैथिली बोली है। तो मैथिली बोली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो कहां पर है? उत्तर, दरभंगा के उत्तर में। दरभंगा के उत्तर में गंगा के पास का जो क्षेत्र है वहां कौन सी बोली बोली जाती है? मैथिली बोली जाती है, जिसका विशेष ध्यान रखना है। तो मैथिली गंगा के उत्तर में कहां बोली जाती है? गंगा के उत्तर में, दरभंगा बिहार के आसपास के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा लिख देता हूं, ज्यादा विस्तार से लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैथिली बोली, मैथिली बोली, मैथिली बोली गंगा के उत्तर में, गंगा नदी के उत्तर में, दरभंगा, बहुत ही प्रसिद्ध है दरभंगा, जानते होंगे सभी। दरभंगा जो कहां पर है? बिहार में। मैथिली बोली गंगा नदी के उत्तर में, दरभंगा बिहार, दरभंगा बिहार के आसपास, के आसपास
के क्षेत्र में बोली जाती है। बिहार के दरभंगा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो मैथिली है वो कहां बोली जाती है? गंगा नदी के उत्तर में दरभंगा बिहार के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। मिथिला जिसके लिए कहते हैं ना, मिथिला। आगे समझिए, मैथिली का ही हो गया। अब इसके बाद में विशेष जो इसमें बात ध्यान रखनी है, जो सबसे ज्यादा साहित्य रचना बिहारी हिंदी में हुई है वो किस में हुई है? मैथिली भाषा में ही हुई है। सबसे ज्यादा जो साहित्य रचना हुई है वो किस में हुई है? मैथिली बोली में हुई है। इसलिए मैं यहाँ पर विशेष करके लिख रहा हूं, जो महत्वपूर्ण बात है जिसका ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जो साहित्य रचना हुई है वो मैथिली हिंदी में ही हुई है, तो इसलिए देख लेता हूं, ध्यान रखना। बिहार की बोलियों में साहित्य रचना, बिहार की बोलियों में, बिहार की बोलियों में सर्वाधिक साहित्य रचना, सर्वाधिक साहित्य रचना, सर्वाधिक साहित्य रचना मैथिली बोली में ही हुई है। मैथिली में ही हुई है। तो सर्वाधिक जो साहित्य रचना हुई है वो किस बोली में हुई है? मैथिली में हुई है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा साहित्य रचना किस में हुई है? मैथिली में हुई है। और मैथिली भाषा में विद्यापति के पद सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। तो यहां मैं ये भी लिख देता हूं, मैथिली बोली में विद्यापति के पद सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। विद्यापति के जो क्या लिखी थी? पदावली। विद्यापति की पदावली, रचना का नाम क्या है? पदावली। विद्यापति की पदावली यहां मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको ध्यान रहे। विद्यापति की पदावली सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सर्वाधिक। आपसे पूछ ले कि विद्यापति की पदावली किस बोली में या किस भाषा में रचित है, तो ये किस में है? मैथिली भाषा में। तो एक तो इस नोट का आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं जो भी नोट लगवा रहा हूं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं, इनको हाईलाइट जरूर कर लेना, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। तो बिहार की बोलियों में सर्वाधिक साहित्य रचना मैथिली में हुई है। सर्वाधिक साहित्य रचना किस में हुई है? किस में हुई है? मैथिली में, मैथिली भाषा में हुई है। ये मैथिली बोली में विद्यापति की पदावली सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना और इसका याद रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली तो हमने कौन सी लिख दी? मैथिली, ठीक है ना। अब मैथिली के बाद में हम आगे जो चर्चा करेंगे वो कौन सी बोली होगी? मैथिली के बाद में भोजपुरी। भोजपुरी। तो देखिए मैथिली तो कहां, वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? पूर्वी क्षेत्र में। किस में बोली जाती है? पूरब में। पश्चिम में क्या बोली जाती है? भोजपुरी। बिहार के पूरब में तो मैथिली, बिहार के पश्चिम में भोजपुरी। तो बिहार के पश्चिमी भाग में, बिहार के जैसे राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी। वैसे ही बिहार के पश्चिमी भाग में भोजपुरी बोली सर्वाधिक
बोली जाती है। सर्वाधिक कौन सी बोली बोली जाती है? बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में भोजपुरी बोली बोली जाती है। तो जो पूर्वी भाग में बोली जाती है वो तो कौन सी थी? जो बिहार के पूर्वी भाग में बोली जाती है वो कौन सी बोली थी? तो हमने उसके बारे में आपको बताया था अभी, मैथिली बोली थी। बिहार के पश्चिमी भाग में जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है वो कौन सी है? भोजपुरी। अब ये भोजपुरी किस किस क्षेत्र में बोली जाती है इसका विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इस जब बिहार के पश्चिमी भाग में बोली जाती है, लेकिन ध्यान रखना जो भोजपुरी बोली को बोलने वाला जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो कहां निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। भोजपुरी बोली को बोली जाने वाली या भोजपुरी बोली को बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या कहां निवास करती है? प्रश्न बन गया, उत्तर प्रदेश में। और ये है किसकी? बिहारी की। बिहारी हिंदी की बोली है और बोली कहा जा रही है उत्तर प्रदेश में। तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि बिहार के पश्चिमी भाग में भोजपुरी बोली सर्वाधिक बोली जाती है, लेकिन भोजपुरी बोली बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या, लेकिन इसको एक और सरल रूप में और परीक्षा के प्रश्न के रूप में मैं लिख रहा हूं, इसका ध्यान रखना। लेकिन भोजपुरी बोली बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या, भोजपुरी बोली बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में निवास करती है। दोनों बात समझ में आई नहीं आई? भोजपुरी बोली कहां की है? बिहार की। भोजपुरी बोली बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या कहां निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। तो जनसंख्या की दृष्टि से भोजपुरी बोली सबसे अधिक कहां बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में। अब देखो ये किस किस क्षेत्र में बोली जाती है इसका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसको क्या कहते हैं? पूर्वांचल। जिसको क्या कहते हैं? पूर्वांचल। जिसको क्या कहते हैं? पूर्वांचल। पूर्व धन अंचल, आंचल, पूर्वांचल। पूर्वांचल मतलब पूर्वी क्षेत्र में। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश को क्या कह देते हैं? पूर्वांचल में। और समझिए इसमें पूर्वांचल। पश्चिम में वस्ती। पश्चिम में कहां कहां है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहां कहां बोली जाती है? बस्ती, जौनपुर, कहां कहां बोली जाती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बस्ती है, जौनपुर है, चंदौली है, इसके अलावा मिर्जापुर। तो बस्ती, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, वाराणसी इत्यादि। इसमें ये तो बोली जाती है। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो पूर्वांचल क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो बस्ती है, जौनपुर है, चंदौली है, मिर्जापुर है, वाराणसी है। इनमें कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी। अब इसके अलावा और सुनिए और कहां कहां बोली जाती है। जैसे झारखंड के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, तो ये तो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया।
झारखंड के, अब झारखंड के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, कौन से भाग में बोली जाती है, इसका भी ध्यान रखना है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, झारखंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। और झारखंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से में, इसको भी समझना। झारखंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कौन कौन से, परसा, गढ़वा, पलामू, परसा, गढ़वा, पलामू, परसा, गढ़वा, पलामू, परसा, गढ़वा, पलामू। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, झारखंड के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र कौन कौन से, जिसमें आते हैं परसा है, गढ़वा है, पलामू है। इनमें कौन सी बोली जाती है, इनमें भी कौन सी प्रयोग की जाती है, भोजपुरी। अब इसके अलावा और समझिए, इसके अलावा और है बिहार के शाहाबाद और तथा बिहार के शाहाबाद, तथा बिहार के शाहाबाद। अब बिहार के कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो, बिहार के शाहाबाद, पूर्वी चंपारण, शाहाबाद, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी सब चंपारण। और समझिए इसमें कौन कौन से आएंगे, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी बक्सर, बक्सर और बक्सर और सारण, बक्सर और सारण क्षेत्र में। तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, परसा, गढ़वा, पलामू, ये तो किसके थे, झारखंड के। देख लो कितना बड़ा क्षेत्र है, इसीलिए तो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बिहार में है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र झारखंड के हैं, परसा, गढ़वा, पलामू, बिहार के शाहाबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बक्सर और सारण क्षेत्र में। तो और का प्रयोग होने के बाद तथा का प्रयोग किया जाता है, विशेष ध्यान रखना। और तथा ऐसा नहीं है कि पहले तथा प्रयोग कर दो फिर और, नहीं, पहले और होगा फिर तथा आएगा। तथा उत्तर प्रदेश के, अब देखो उत्तर प्रदेश के और भी कई क्षेत्र हैं जहां पर भोजपुरी बोली जाती है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, और उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के बलिया, बलिया, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के बलिया है, गाजीपुर है। और क्या आएंगे इसमें, पूर्वी जौनपुर, पूर्वी फैजाबाद, पूर्वी जौनपुर, पूर्वी फैजाबाद, पूर्वी जौनपुर है, पूर्वी फैजाबाद है, गाजीपुर है, बलिया है। अब इसके अलावा और भी हैं, समझना ध्यान से। आजमगढ़ में तो पूर्ण रूप से बोली जाती है, आजमगढ़, आजमगढ़ है। और कौन सा है इसके अलावा, फैजाबाद, पूर्वी फैजाबाद, आजमगढ़ है, देवरिया है, गोरखपुर है, देवरिया, गोरखपुर। कौन सी बोली जाती है इन सब में, भोजपुरी। देवरिया है, गोरखपुर है, गाजीपुर लिख ही लिया था हमने, इत्यादि जिलों में। कौन सी बोली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। तो ध्यान रखना, इस भोजपुरी को तो बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है, ठीक है ना।
तो हिंदी प्रदेश की बोलियों में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी बोली है। तो मैं यहां लिख देता हूं विशेष करके, सीधा लिख देता हूं मैं, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली, भारत में सबसे ज्यादा, भाषा नहीं लिख रहा मैं, बोली लिख रहा हूं, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। भोजपुरी है। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी है। तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो भोजपुरी बोली है वो किसका भाग है? बिहारी हिंदी का। ठीक है ना। तो देखिए पहली हमने सबसे पहली कौन सी लिखी थी? बिहारी हिंदी के अंतर्गत हमने जो सबसे पहली लिखी थी वो कौन सी लिखी थी? मैथिली। बिहार की बोलियों में सर्वाधिक साहित्य रचना किसमें हुई है? मैथिली में। तो सर्वाधिक साहित्य रचना तो हुई है, इसमें देखो कई चीजें महत्वपूर्ण आ रही हैं। सर्वाधिक साहित्य रचना बिहारी बोलियों में सर्वाधिक साहित्य रचना जिस बोली में हुई है या बिहारी उपभाषा है जो, ठीक है ना, उसमें जो साहित्य रचना हुई है वो किस बोली में हुई है? मैथिली में। सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है वो कौन सी है? भोजपुरी है। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, भोजपुरी है। इसको नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना। अगली है पहाड़ी प्रदेश की बोलियां। अगली कौन सा है? पहाड़ी प्रदेश की बोलियां हैं। तो सबसे पहली हमने लिखी थी पश्चिमी हिंदी, दूसरी कौन सी लिखी थी? पूर्वी हिंदी, इसके बाद तीसरी लिखी राजस्थानी हिंदी, चौथी लिखी बिहारी। अब इसके बाद में पांचवा है वो कौन सा है? पांचवा है पहाड़ी प्रदेश की बोलियां, पहाड़ी हिंदी। और इसका जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? खस अपभ्रंश से। किससे हुआ है इसका विकास? खस अपभ्रंश से हुआ है। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसका ध्यान रखना, इसका विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। खस अपभ्रंश से हुआ है। इसका विकास हुआ है वो किससे हुआ है? खस अपभ्रंश से हुआ है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित, अब इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 बोलियां आती हैं, निम्नलिखित बोलियां आती हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो मूल रूप से इसके अंतर्गत 3 बोली आती हैं, एक तो गढ़वाली, एक कुमाऊनी और एक जिसको हम क्या कहते हैं हिमाचली या मलयाली भी कह देते हैं। तो इसके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं समझना। गढ़वाली, एक तो आती है गढ़वाली, दूसरी आती है कुमाऊनी और तीसरी आती है नेपाली। इसके अंतर्गत प्रमुख बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं? गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली है। इसका विशेष ध्यान रखना, कुमाऊनी,
इसको ध्यान रखना, कुमाऊनी, नेपाली। अब इसमें देखो नेपाली को ही हम क्या कह देते हैं, मलयाली भी कह देते हैं। अब इसके साथ साथ एक मलयाली भी आती है कि इसमें पहाड़ी में, जो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र की बोली है, तो इसका ध्यान रखना। तो इसमें मुख्य रूप से यही बोलियां प्रयोग होती हैं, ध्यान रखना, इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर लेना। अब इसमें देखो कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे पहाड़ी हिंदी है। अब ये जो पहाड़ी हिंदी है ये किस किस क्षेत्र में आती है, कहां कहां बोली जाती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना। तो गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, ये तो इसकी प्रमुख क्या है, बोलियां हैं, लेकिन इनके भी हम भेद कर देते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे लिखा, ये तो इसकी प्रमुख बोलियां हो गई। अब पश्चिमी पहाड़ी हिंदी, सबसे पहला मैंने लिखा पश्चिमी पहाड़ी। अब पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत कौन कौन सी आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो देखिए इसमें समझना, जौनसारी और भावर, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जौनसारी और भावर, ये कहां पर है, उत्तराखंड में। ये कहां पर हैं, ये जौनसारी और भावर, ये किसके अंतर्गत आते हैं, उत्तराखंड के, उत्तराखंड। और समझिए इसमें जौनसारी और भावर उत्तराखंड के अंतर्गत आ गए। अब इसके अलावा शिमला, कांगड़ा, शिमला, कांगड़ा, शिमला है, कांगड़ा है, मंडी है, चंबा है, मंडी, सिरमौर, चंबा, ये किस में आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में। चंबा, ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है ना। और भद्रवाह, एक है भद्रवाह, भद्रवाह, ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश। तो जो पश्चिमी पहाड़ी है, जौनसारी और भावर, ये तो उत्तराखंड क्षेत्र में आ गए। और शिमला है, कांगड़ा है, मंडी है, सिरमौर है, चंबा है, भद्रवाह है, ये किस में आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में। और समझिए इसके अलावा, अब इनको पहाड़ी हिंदी क्यों कहा, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, यहां पर पहाड़ अत्यधिक होने के कारण इनको पहाड़ी कहा गया। तो ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए इसको पहाड़ी हिंदी नाम दे दिया गया। अब आगे समझिए इसके अलावा और कहां है, तो ये तो किस में हो गए, पश्चिमी पहाड़ी के। अब इसके अलावा जैसे पूर्वी पहाड़ी, दूसरा मैंने लिख दिया पूर्वी पहाड़ी। और पूर्वी पहाड़ी है वो किसके अंतर्गत आ जाती है, इसमें नेपाली। नेपाली जो बोली है ये कहां बोली जाती है, पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। तो पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी बोली आ जाती है, नेपाली। पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत कौन सी बोली आ जाती है, नेपाली। तो पश्चिमी, पूर्वी। अब हम जो आगे बात करेंगे इसके अलावा वो और कौन सी है, इसके अलावा तो पश्चिमी हो गई, पूर्वी हो गई, मध्य पहाड़ी, मध्य पहाड़ी क्षेत्र। और मध्य पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत जो जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से मध्य पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी, कुमाऊनी, गढ़वाली, ये कहां है, उत्तराखंड में। कुमाऊनी, गढ़वाली, ये कहां पर है, उत्तराखंड में है। इसलिए कुमाऊनी और गढ़वाली ये कहां बोली जाती हैं, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में। ये कुमाऊनी और गढ़वाली ये कहां बोली जाती हैं, उत्तराखंड के कुमाऊनी और गढ़वाली क्षेत्र में।
कुमाऊनी और गढ़वाली ये किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तराखंड के किस में? टिहरी गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में तो ये मध्य पहाड़ी है। ये मध्य पहाड़ी की कौन कौन सी है? एक तो कुमाऊनी है, एक गढ़वाली है। ये किसके अंतर्गत आ जाती हैं? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में आ जाती हैं। तो यहां जो बोली जाती है, हमने अभी जो इसके भेद पढ़े थे वो कौन कौन से पढ़े थे पहाड़ी हिंदी के? तो देखो, एक तो गढ़वाली, एक कुमाऊनी, ठीक है ना, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। तो जो पश्चिमी पहाड़ी है, जौनसारी और भावर उत्तराखंड, शिमला, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, चंबा, भद्रवाही ये हिमाचल प्रदेश में, और जो नेपाली है वो कहां बोली जाती है? पूर्वी पहाड़ी में। मुख्य रूप से कुमाऊनी और गढ़वाली जो बोली जाती हैं वो टिहरी गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में। अब इस क्षेत्र विशेष के कारण इनका नाम क्या रख दिया? कुमायूं क्षेत्र के कारण इसको क्या लिख दिया? कुमाऊनी, और गढ़वाली क्षेत्र के कारण, टिहरी गढ़वाल के कारण इसका नाम गढ़वाली रख दिया। इस प्रकार इसका ये क्या है? क्षेत्र हो गया। तो इसका भी हमें क्या करना है? विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए इनके क्षेत्रों का भी हमें विशेष ध्यान रखना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हिंदी की जो उपभाषा है वो 5 उपभाषा थी। 5 उपभाषा कौन कौन सी थी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इसके अलावा राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और एक कौन सी पढ़ी थी हमने? पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो ये हिंदी भाषा की उपभाषाएं थी। इन उपभाषाओं में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं वो इसकी बोलियां थी। ये जो हमने चर्चा करी है ये भाषा, उपभाषा और उसकी बोलियों की चर्चा करी है। तो इसका भी हमें क्या रखना है? विशेष ध्यान रखना है। ये सब बातें भी आपको पता होना बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट अवश्य ले लेना। तो मैंने आपको एक शब्द लिखाया था परिनिष्ठित भाषा। मैंने आपको एक शब्द लिखाया था परिनिष्ठित भाषा। क्या अर्थ होता है? थोड़ा सा इसको भी लिख लेना। अगर कहीं पूछ ले आपसे परिनिष्ठित भाषा क्या होती है, किसे कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा, उपभाषा या परिनिष्ठित भाषा क्या है, किसको कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जब किसी बोली को व्याकरण के द्वारा परिष्कृत कर दिया जाता है, जब किसी बोली को व्याकरण के द्वारा परिष्कृत कर दिया जाता है तो वह बोली परिनिष्ठित भाषा का रूप धारण कर लेती है। परिनिष्ठित भाषा का रूप धारण कर लेती है, ठीक है ना। तो बोली को जब किसी व्याकरण के द्वारा परिनिष्ठित या परिष्कृत कर दिया जाता है, किसी बोली में व्याकरणिक रूप हो जाता है, तो वह परिनिष्ठित भाषा का रूप धारण कर लेती है। तो विशेष ध्यान रखना इस बात का भी, ठीक है ना। तो जैसे खड़ी बोली है,
अब प्राचीन समय में मैं ऐसे कहूं, मान लो हिंदी है या खड़ी बोली है, ये क्या है, पहले बोली थी, अब ये परिनिष्ठित भाषा के रूप में प्रयोग की जाने लगी है, इनमें साहित्य रचना होने लग गई है। तो बोली का परिष्कृत रूप ही परिनिष्ठित भाषा होती है। इसके आगे की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। सभी भाई बहनों को एक बार फिर से मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।